नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें दो शब्द है, विशेषण और विशेष्य। यानी जिस विशेषण शब्द से विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होता है, और जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उस व्यक्ति को विशेष्य कहते हैं, या जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काले बादल, मोटी लड़की, कमजोर आदमी, कुछ पुस्तकें। इन उदाहरणों के अंदर एक विशेषण है और एक विशेष्य है। विशेषण शब्द है काले, मोटी, कमजोर, कुछ, और विशेष्य है बादल, लड़की, आदमी, पुस्तकें। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों पे। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कुछ कुछ जगह आपको 4 भी बताया जा सकता है, लेकिन अपन यहां मुख्यतः 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब विशेषण के 5 प्रकारों का क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि जो है ये है गुणवाचक विशेषण। जैसे काला पहाड़, पुराना धनुष, भला आदमी, छोटा लड़का आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी एक में तो संख्या है वो निश्चित होती है और दूसरे में संख्याएं निश्चित नहीं होती है। जैसे निश्चित संख्यावाचक 1, 2, 3, गणनावाचक है ये, यानी गणना करते हैं 1, 2, 3। उसके बाद पहला, दूसरा, ये क्रमवाचक यानी क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद में है आवर्तीवाचक, दुगुना, चौगुना, अठगुना, है ना, ऐसे। उसके बाद में आता है समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, यानी उनका एक समुदाय, ग्रुप। और उसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। ये जो सब होते हैं इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, इसलिए इनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण का तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद होते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं उसी प्रकार इसके भी 2 उपभेद होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक संख्या का ज्ञान होता है, संख्या का बोध होता है। यहां संख्या न होकर के प्रमाण है। प्रमाण से हमें पता लगता है कि कितनी क्या संख्या है, किस चीज की कितनी बात हो रही है। इसके जो 2 प्रकार होते हैं वो है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में है एक निश्चित संख्या का बोध होना, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 10 लीटर। यहां जो भी पदार्थ है वो संख्या से संख्या में हम नहीं नाप सकते। यहां जो भी पदार्थ है वो हम संख्या में नहीं नाप सकते, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 10 लीटर। फिर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि, यानी इसकी जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है। यहाँ एक चीज और देखिए कि अनिश्चित परिमाणवाचक और हमने पढ़ा था अनिश्चित संख्यावाचक, उसके जो उदाहरण है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हम किसी हमारा टॉपिक क्या है। संख्या से संबंधित अगर कोई चीज है तो हम उसको संख्या में गिनेंगे, और अगर संख्या में नहीं गिनने योग्य है, अगर वो परिमाण में गिनने योग्य है, तो हम उसको परिमाणवाचक विशेषण में गिनेंगे, और इसी प्रकार इन दोनों में भेद करेंगे। उसके बाद में आता है विशेषण का चौथा प्रकार, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। ये इसके अंदर क्या होता है कि सर्वनाम शब्द ही किसी चीज की विशेषता बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, होते तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन वो किसी की विशेषता बताने में काम आते हैं। जिस प्रकार इस गेंद को मत फेंको, या गेंद है, गेंद की विशेषता बताई जा रही है कि इस गेंद को, उस गेंद को, तो यहां ये क्या है, ये विशेषण के रूप में है। इसी प्रकार उस पुस्तक को पढ़ो, यहां उस जो शब्द है वो एक विशेषण के रूप में है। वह कौन गा रही है, यहाँ जो वह है वो विशेषण के रूप में है। वैसे तो ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, तीनों के तीनों सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब कोई सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने के रूप में आते हैं तो फिर वो विशेषण का रूप होता है। तो इस प्रकार चौथा जो प्रकार होता है वो संकेतवाचक विशेषण होता है। ध्यान रखें, कुछ जगह संकेतवाचक न देकर के इसको सार्वनामिक नाम से भी दे दिया जाता है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये संकेतवाचक और यही सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद में आता है विशेषण का पांचवा प्रकार, व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जुत्ती, यानी जोधपुर एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जोधपुर से जोधपुरी अब ये विशेषण हो गया। उसी प्रकार बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, यानी बनारस से बनारसी, कश्मीर से कश्मीरी, क्योंकि संज्ञा शब्द है, लेकिन जब इसको जोधपुर से जोधपुरी, बनारस से बनारसी और कश्मीर से कश्मीरी, उसी प्रकार बीकानेर से बीकानेरी बना दिया गया, यानी इसको विशेषण का रूप दे दिया गया। जहां एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा ही विशेषता बताई जाती है तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। विशेषण के 5 प्रकार पढ़ने के बाद बात करते हैं विशेषण की अवस्था पर, यानी विशेषण की अवस्थाएं भी होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के 3 प्रकार माने गए हैं, यानी विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है, इन्हीं के मध्य तुलना करना, तो वो जो स्थिति होती है वो ही अवस्था कहलाती है। और उसके 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है। उसके बाद में दूसरा है वह है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा है। पहले में था, पहले में कोई तुलना नहीं थी, केवल राम को अच्छा बताया गया था कि राम अच्छा लड़का है। दूसरे में उत्तरावस्था में राम को श्याम से अच्छा बताया गया है। उसके बाद में आती है उत्तम अवस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहां उत्तम अवस्था होती है। जैसे राम सबसे अच्छा है। पहले में राम अच्छा लड़का है, दूसरे में राम श्याम से अच्छा है।
और तीसरे में राम सबसे अच्छा है। कविता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। तो ये जो कक्षा में या सब में श्रेष्ठ बताया जाता है वो होती है उत्तम अवस्था। उसके बाद अवस्था परिवर्तन कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द मूलावस्था में है, उसको हम उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। देखो, मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। मान लीजिए मूल अवस्था का कोई शब्द है उच्च, उसमें अगर हम तर प्रत्यय लगा देंगे तो वो बन जाएगा उच्चतर, यानी उत्तरावस्था में आ जाएगा। और अगर हम उच्च शब्द में अगर हम तम लगा देंगे तो वह आ जाएगा उत्तम अवस्था में। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उसी प्रकार तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये होती है विशेषण की तीन अवस्थाएं जिसमें उसकी तुलना की जाती है और एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। मैं आशा करता हूं कि अपना ये टॉपिक आपको हिंदी सिखाने में सहायक होगा।